नमस्कार, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड सीरीज़ की। सबसे पहले जो हमारा उत्तराखंड का पार्ट 1 था, उसमें हमने जाना था कि जो उत्तराखंड का जो इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने ये ज्ञात हुआ था कि सबसे पहले जो उत्तराखंड का जो नाम उल्लेखित है, वो ऋग्वेद में ही है, क्योंकि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद हमने जो हमारा दूसरा लेक्चर है, वह आपका उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ देखी थी, जिसमें हमने 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने कोल्स, जो सबसे पहले जो पुरा प्रजाति का जो नाम उत्तराखंड में आता है, वो कोलों के बारे में ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसके बाद किरात और किरातों के बाद खसों का उल्लेख हुआ है। उस तत्पश्चात हमने जो हमारा तीसरा लेक्चर था, वो कुड़िंद राजवंश के बारे में था। कुड़िंद राजवंश के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन करा हुआ है वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि जो अमोघभूति शासक था, वो बहुत ही प्रतापी शासक था कुड़िंद राजवंश के बारे में। उसके अलावा हमें उसकी जो जानकारी के जो स्रोत थे, वो उनकी मुद्राओं से मुख्यतः प्राप्त हो रखे हैं, जिसमें हमने अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर या अनाम प्रकार की मुद्राओं को देखा था। हमने वहीं पर कहा था कि जो कुड़िंद थे, कुड़िंद बाद में यौधेय जनपद में उनका विलय हो गया था। तो उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो आता है, जब यौधेय जनपद के बाद जो है उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का उदय होता है। लेकिन उससे पहले एक और राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है अभिलेखों से, तो वह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से कोई भी तथ्य हमारे न छूटे, इसलिए हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो कत्यूरी राजवंश के आसपास ही जो है अस्तित्व में आ रखा है, और जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त हो रखी है। तत्पश्चात हम लोग जो है कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेय राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखते हैं जो हमारा आज का जो टॉपिक है, वह है पर्वताकार या पौरव राजवंश के बारे में। पर्वताकार या पौरव राजवंश की अगर हम बात करें, तो जो हमें इसकी जानकारी मिली है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि जो हमें इसके अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं, वो अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान से प्राप्त हो रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूँ कि जो पर्वताकार या पौरव राजवंश की जो हमें जो जानकारी के जो मुख्यतः जो स्रोत हैं, वो आपके अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें पौरव राजवंश या पर्वताकार राजवंश के बारे में, तो यह अस्तित्व में का था। तो यह अस्तित्व में जिस समय हर्षवर्धन जो था शासन कर रहा था हमारे भारत में, उस समय जो है पर्वताकार या पौरव राजवंश उत्तराखंड में अस्तित्व में था। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का जो समय, जो काल है इतिहास में, वो 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। तो उस दौरान जो है, अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो पर्वताकार या पौरव राजवंश की बात होती है। ठीक है, हम सभी चीज़ आपको बताएंगे क्यों होती है, क्या कारण था। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान से हमें अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं, जिसमें मुख्यतः 2 राजाओं के नाम उल्लेखित हैं, आपके धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन। ध्यान से सुनना, बार बार सुनना। ठीक है, अगर कोई भी छूट जाता है तो आप वीडियो को रिकैप करके सुन सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमें अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं, उसमें धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन का नाम उल्लेखित हैं। और जो हमें अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं, वो आपके ताम्र और अष्ट धातु के प्राप्त हो रखे हैं। ताम्र और अष्ट धातु के हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और जिनकी खोज जो है 1915 में हुई थी। आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा 1915। ठीक है, अब ऐसे याद करना, 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हमारा प्रारंभ हुआ था। 1915 में क्या हो गया कि हमें तालेश्वर नामक स्थान से पर्वताकार या पौरव राजवंश के हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी अभिलेख में हमें 2 राजाओं के मुख्यतः नाम उल्लेखित हैं, आपका धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें पर्वताकार या पौरव राजवंश की, जो उसकी राजधानी थी वो ब्रह्मपुर थी। ठीक है, अगर बात करें पर्वताकार या पौरव राजवंश की राजधानी की, तो जो उसकी राजधानी थी वह ब्रह्मपुर थी। बात करते हैं जो ब्रह्मपुर जनपद का जो उल्लेख हुआ है, ब्रह्मपुर जो जनपद का उल्लेख हुआ है, वो किस किस ने किया है? वो कर रखा आपका वेनशांग, मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में। ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रह्मपुर जनपद का जो उल्लेख हुआ है, वो वेनशांग, मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में हुआ है।
यहीं पर देख लेते हैं कि जो वेनशांग था, वेनशांग ने जो ब्रह्मपुर जो शब्द का उल्लेख हो रखा है वो उसने उल्लेख कर रखा है पो लो की मो पूलो। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, याद नहीं भी होगा तो अगर आपने एक बार भी सुना होगा तो निश्चित तौर पर जब भी आप किसी एग्जाम में बैठ रहे होंगे, वहाँ ऑप्शन के रूप में आया होगा तो आप ज़रूर से इसको टिक लगा देंगे। ब्रह्मपुर को वेनशांग ने पो लो की मो पूलो कहा। ठीक है, पोलो एक गाड़ी आती है, इस नाम से आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेनशांग की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के समय काल में ही जो वेनशांग थे उनके दरबार में आए थे। तो जो वेनशांग थे, वेनशांग हर्षवर्धन के समय जो है हरिद्वार की उन्होंने ऐसी यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने किसी पर्वतीय जो राजकुमारी से विवाह किया था, तो इस कारण से वो हरिद्वार आए थे। उसी समय जो थे वेनशांग भी उनके समय आए थे। तो उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र को ले उस समय जो कहा वो कहा पो लो की मो पूलो कहा। ठीक है, तो ब्रह्मपुर जो है जनपद जो है वो पर्वताकार राजवंश की राजधानी रही थी। कनिंघम है कि इतिहासकार, उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मपुर वाला जो क्षेत्र है वह कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र है, कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र है। अगर हम बात करें तथ्यों की तो वर्तमान में जो हम ब्रह्मपुर की बात कर रहे हैं वो दूधा तोली वाला क्षेत्र ही है, दूधा तोली वाला क्षेत्र है। आपके लिए एक प्रश्न है यहीं से कि जो दूधा तोली वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में आप जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं। बात करते हैं आगे। जो पौरव राजवंश के जो शासक थे, पौरव जो राजवंश के जो शासक थे वो महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। जो पौरव राजवंश के जो शासक हुआ करते थे वो महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पीसीएस मेंस लिख रहे हैं तो उस समय आपको ये भी लिखना जरूरी हो जाएगा कि जो प्रारंभ में जो पौरव राजवंश या पर्वताकार जो राजवंश के जो शासक हुआ करते थे वह जो है उपाधि धारण नहीं करते थे क्योंकि वह अधीन थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो स्वतंत्र हुए तो तब जाके उन्होंने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जो पौरव राजवंश के जो शासक हुआ करते थे वो स्वयं को गौ ब्राह्मण हितैषी कहते थे, गौ ब्राह्मण हितैषी कहते थे। ठीक है, बात करेंगे आगे। जो पौरव राजवंश के जो देवता थे, ठीक है, जो देवता थे वो वृणेश्वर स्वामी थे। ठीक है, इनके जो आराध्य देव थे वो वृणेश्वर स्वामी थे। वृणेश्वर स्वामी जो थे इनके आराध्य देव थे। आइए बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर को आपको याद रखना है। ठीक है, जो अग्निवर्मन थे, अग्निवर्मन के जो पुत्र थे वो धूतिवर्मन थे और धूतिवर्मन के जो पुत्र थे वो विष्णुवर्मन थे। ठीक है, याद रखना है कि अगर कभी भी आ गया कि धूतिवर्मन जो है वो किसके पुत्र थे, वो अग्निवर्मन के थे और विष्णुवर्मन जो थे वो धूतिवर्मन के थे। आपको याद रख लेना है, अग्नि, धूति और विष्णु ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें तो धूतिवर्मन जो थे वो मुख्यतः यहाँ पर प्रतापी शासक होने का उनका उल्लेख हो रखा है, जो हमें जो अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं तालेश्वर से। ठीक है, जो अष्ट और ताम्र धातु के हमें मिले हैं उसमें ये बताया गया है कि जो धूतिवर्मन थे वो प्रतापी शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पर्वताकार या पौरव राजवंश की यहाँ पर शासन व्यवस्था की तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों की भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिएगा आगे। अगर हम बात करें शासन प्रबंधन की तो जो यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे राजा कहते थे। जो राजा होते थे यहाँ पर को महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे और इस राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। जो मंत्रिपरिषद थी वह राजा को अन्य कार्यों के लिए कहते थे परामर्श देने का कार्य करती थी। यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता था वो राजा को जो भी कार्य किए जाते थे राज्य में उसके लिए जो है परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद थी उन मंत्रिपरिषद में कौन कौन से जो थे विभाग थे या फिर अन्य जो अलग अलग पद थे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मंत्रिपरिषद में आपके अमात्य, ठीक है, बालाध्यक्ष, संधि विग्रहक, रज द्वारिका, कोटाधिकरण,
ठीक है, कुमार, मात्य आदि जो है पद हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं, जो राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था, राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे। ठीक है, राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे। और उस कोट का जो प्रबंधक हुआ करता था या फिर उसको देख रेख जो करता था उसे कहते थे आपका कोटाधिकरण। ठीक है, कोटाधिकरण थे। ठीक है, जो कोटाधिकरण की अगर बात होती है तो राजा जिस स्थान पर कोट में रहता था उसे कोट कहते थे अपने परिवार के साथ, और उसकी जो रक्षा का जो दायित्व था वो कोटाधिकरण का। पर हम बात कर रहे थे, जो हमारी सेना थी, बलाध्यक्ष जो होते थे वो सेना प्रमुख होते थे, और जो सेना होती थी वो 3 भागों में होती थी। 3 भागों में से बांटा था, अश्वसेना, गज सेना। ठीक है, अश्वसेना, गज सेना और जो है पैदल सेना, 3 भागों में जो है सेना को बांटा गया था। अगर हम बात करते हैं आगे, जो पौरव शासकों की जो आय का जो मुख्य जो स्रोत था वो भूमिकर था। जो पौरव राजवंश की जो आय का मुख्य स्रोत था वो भूमिकर था। ठीक है, जो अगर भूमिकर की अगर बात करें तो यहीं पर हम आगे देख लेते हैं, इस काल में केदार तथा सारी नामक भूमि के 2 वर्ग थे। इस काल में केदार तथा सारी नामक भूमि के 2 वर्ग थे। समझते हैं यहाँ पर जो केदार वाला क्षेत्र था वह सिंचाई वाला क्षेत्र हुआ था। ठीक है, सिंचाई वाला क्षेत्र को केदार भूमि यहाँ पर कहा गया है, और जो सारी कहा गया है यहाँ पर कुछ सिंचाई के साधन नहीं थे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके ज्ञान में कुछ भी वृद्धि होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप क्या कहते हैं इस वीडियो ऐसे कुछ वीडियो में सुधार चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क करिएगा। और उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, और ताकि क्या होगा कि हम लोगों का भी जो है मनोबल बढ़ेगा। इस कारण से हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि अधिक से अधिक लोग अगर हमारी वीडियो को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो आगे आने वाली वीडियो जो है वो हम भी उसको जोश के साथ एक नए तरीके से आपके सम्मुख लाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर अन्य जो सोशल जो साइट्स हैं उसके माध्यम से हमें लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।